नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए खान सर द्वारा चलाए गए विजेता बैच के सीरीज को हम लोग कर रहे थे और ये विजेता बैच जो है बेसिकली रिवीजन का बैच करवाया जा रहा है और इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं। तो उसी के मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने साइंस को स्टार्ट किया था और साइंस में हम लोगों ने फिजिक्स के कंप्लीट पार्ट को हम लोगों ने देख लिया था और केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट देख लिया था और ये आज जो है केमिस्ट्री का लास्ट पार्ट है जो कि 8वां पार्ट है और ये हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चंस हैं और ये जो बेसिकली क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले 60 क्वेश्चन को देख लिया था, अब 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो केमिकल रिएक्शन का इसमें से कौन सा उदाहरण है? पहला दे रखा सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, सेकंड है बर्फ का गलन और थर्ड दे रखा है दूध आस्कंदन। दूध आस्कंदन मतलब होता है कि दूध का जमना, दूध का जमना। तो इसमें कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन है? तो आप जानते हैं कि दूध का जो जमना है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर दूध से अगर दही जम जाता है तो फिर दही से आप दूध में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो केमिकल रिएक्शन है। बर्फ का गलना, बर्फ अगर गलता है तो पानी बनता है, फिर आप इसको जमाकर बर्फ में बदल सकते हैं। तो ये जो है फिजिकल है, मतलब कि ये होता है फिजिकल में होता है कि आप कन्वर्ट करके फिर से आप उसी अवस्था में ला सकते हैं, पुनः अवस्था में ला सकते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिसको पुनः नहीं ला सकते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन जो होता है यानी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी एक फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका 3 नंबर जो है वो केमिकल रिएक्शन है, तो ऑप्शन 3 केवल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ये बोल रहा है कि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला देते हैं और घोल तैयार करते हैं तो कौन सा जो है भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ये जो है द्रव्यमान ऑप्शन दे रखा है, घनत्व, सांद्रता और आयतन। तो इसमें जो है बेसिकली आयतन इसका नहीं बढ़ेगा। होता क्या है कि इसमें विलयन जो है असंतृप्त है, चूंकि विलयन जो है असंतृप्त है और इसमें अधिक चीनी घोली जा सकती है ना। असंतृप्त है और उसमें अधिक चीनी घोली जा सकती है और अधिक चीनी के घोलने से द्रव्यमान में बदलाव आएगा, घनत्व डेंस हो जाएगा, घनत्व ज्यादा हो जाएगा और सांद्रता बढ़ जाएगी, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आयतन में जो है कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट और रीजन। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस है, समरस बेसिकली समांग है, ये समांग होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समांग होता है। तो इसमें जो है स्टेटमेंट सही दे रखा है और इसका रीजन भी दे रखा है, लेकिन इसकी व्याख्या सही वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। तो आप जानते हैं कि दूध का पाश्चराइजेशन होता है, ना कि चाय का, तो स्टेटमेंट नंबर जो है डी ही हमारा ये गलत हो गया। ठीक है, ये जो है अलवणीकरण जो है ये डिसेलिनेशन बोलते हैं इसको, डिसेलिनेशन, अलवणीकरण। तो आप जानते हैं कि समुद्री जल को कर सकते हैं। प्रतिलोम परासरण मतलब हो क्या, जो आरओ जो होता है रिवर्स ऑस्मोसिस को बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग घरों में आरओ का प्रयोग करते हैं तो पेयजल पीने के लिए करते हैं। ठीक है, और विकृतीकरण जो है डीनेचुरेशन, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि प्रोटीन की जो है संरचना का विखंडन संभव है ना, प्रोटीन की संरचना का विखंडन जो है वो संभव है और इस पर कई बाह्य प्रभाव पड़ते हैं, जैसे उष्मा हो गया, अम्ल हो गया, अल्कोहल हो गया। आप जैसे अपने हाथ पे जैसे चमड़ा है, चमड़ा पे अगर आप एसिड डालते हैं तो वो रिएक्शन करता है ना, तो इसमें
उष्मा, अम्ल और ये सब का फर्क पड़ता है। तो ये हो जाएगा सर, इसका पाश्चुरीकरण जो है वो चाय से नहीं होता बल्कि ये दूध का पाश्चराइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 65। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भंजन दे रखा, प्रगलन दे रखा है, हाइड्रोजनीकरण दे रखा है और बल्कीकरण दे रखा है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि बल्कनीकरण जो होता है रबड़ में किया जाता है, सल्फर को मिलाकर के बल्कनीकरण करते हैं। और हाइड्रोजनीकरण जो है H2 और निकल का इसमें प्रयोग करके खाद्य वसा के रूप में करते हैं। तो डी का 1 और सी का 4 हो जाएगा। और प्रगलन जो है तांबा का प्रगलन किया जाता है, भंजन भंजन जो है पेट्रोलियम का किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा इस तरह मिल जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो बी नंबर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो उनमें से निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? आप ये खुद ये देखे होंगे। तो इसका बेसिकली रीजन होता है ऑस्मोसिस, परासरण, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तत्व दे रखा है, उसकी संयोजकता दे रखी है। सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर। तो पहला जानते हैं संयोजकता किसको कहा जाता है। तो एलिमेंट के, तत्व के आउटर मोस्ट पार्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही इसकी संयोजकता होती है। जैसे 2, 8, 1, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी। जैसे मैंने बात किया 10 सोडियम होता है ना, तो इसकी संयोजकता जो होगी 1 होगा। ठीक है, तो इसी मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो सिलिकॉन की जो संयोजकता होगी वो 4 होगी, और फ्लोरीन की जो होगी 1 होगी, एल्युमिनियम की होगी 3 और सल्फर की होगी 2। आप ये मिला लेंगे, मतलब आप खुद ही कर सकते हैं। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है HCOOH। तो कौन सा अम्ल कहा जाएगा? तो इसको आप पहले ऐसे देख लीजिए कि ये किसको कह रहा है। तो इसमें कितने H हो गए? 2 H हो गए और 2 C हो गए और 4 O4 हो गए, यानी H2C2O4 ये बोल रहा है ना। तो कौन सा अम्ल कहा जाएगा? तो ये बेसिकली जो होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। C2, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं C2H2O4, ये ऑक्जेलिक अम्ल को ही लिखते हैं। ठीक है, और कार्बोनिक अम्ल को क्या लिखते हैं? H2CO3। और HT को क्या लिखते हैं? CH3COOH। तो आप इसको याद रखना है कि ऑक्जेलिक अम्ल लिखते हैं C2H2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। देख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। ये स्टेटमेंट सही है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होता है, आपको पहले से ही पता है। तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक दूध वाला दूध में थोड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है, इससे दूध के पीएच में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेकिंग सोडा बेसिकली हम लोग इसको खाने वाला सोडा कहते हैं, NaHCO3 इसको बोलते हैं। और बेकिंग सोडा के मिलाने से जो है, यह इसकी क्षारीय प्रकृति होती है, ये क्षारीय प्रकृति होता है। तो बेकिंग सोडा के मिलाने से दूध खराब नहीं होता है, और यह परिरक्षक की भूमिका निभाता है। यह परिरक्षक की भूमिका निभाता है, मतलब प्रिजर्वेशन के लिए काम आता है। तो दुर्बल क्षारीय हो जाएगा और यह परिरक्षक के रूप में काम करेगा। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। pH 7 से कम पदार्थ वाले होते हैं। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ जो हैं pH 7 से कम है? 7 से कम मतलब हो गया कि अम्लीय, अम्लीयता की बात कर रहा है। तो कौन कौन सा इसमें अम्लीय होते हैं? तो अमाशय रस अम्लीय होता है, कॉफी भी अम्लीय होता है, सेब का रस भी अम्लीय होता है, और कार के बैटरी का तरल भी अम्लीय होता है। अमाशय रस का जो पीएच वैल्यू होता है 1 से 3 पीएच होता है, और कॉफी का जो होता है 5 से 5.5, और सेब के रस का 3, और कार की बैटरी भी अम्लीय होता है। तो इस तरह चारों ही जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 72। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? AgBr कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, दूध मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग होता है कृत्रिम संश्लेषण में नहीं होता, बल्कि इसका फोटोग्राफिक में यूज होता है। हम लोग इसको कितनी बार देख चुके हैं, यह फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। और सिल्वर आयोडाइड के कारण कृत्रिम वर्षा होती है, लिथियम बाइकार्बोनेट के कारण गठिया का उपचार होता है, और दूध मैग्नीशिया जो है वो प्रति अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिलान करना है। वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, नीलत होता है, हाइपो।
तो बासिक सोडा हम क्या होता है फॉर्मूला इसका, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है कहीं देखिए, ए का 4 हो गया। ठीक है, कास्टिक सोडा क्या होता है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बी का 1। नीला थोथा क्या होता है, CuSO4 इंटू 10H2O, CuSO4 इंटू 10H2O। तो ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो सी का 2 हो गया। और हाइपोज होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है। तो इसमें मिलाएंगे तो बी नंबर इसका आंसर आ जाएगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सुमेलित करने का है, प्रदूषक दे रखा है, उसके कारण होने वाले प्रभाव, क्या प्रभाव होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, धूलकण है, शीशा है। तो इसको मिला करिए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो है श्वसन संबंधी समस्या होती है, रोग होती है। तो ए का 3 हो गया। तो ए का 3 आपको डी नंबर में ही मिल जाएगा, ए का 3। ठीक है, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और बी का 4, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को वीक करता है। और धूलकण जो है, धूल के कारण जीवन और किडनी खराब होती है। और शीशा के कारण कैंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब आते हैं। 75, नीलम रासायनिक रूप से जाना जाता है। तो आप नीलम जानते हैं, Al2O3 होता है, जिसे कोरंडम भी कहा जाता है। ठीक है, तो नीलम किसको बोलते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी जो नीलम का जो कलर होता है, बेबी ब्लू से लेकर के रॉयल ब्लू तक, रॉयल ब्लू तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, आर्गन, नियॉन, जेनॉन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जेनॉन जो है बेसिकली इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। और ये जो जेनॉन जो है बेसिकली यह रंगहीन गैस है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। और यह जेनॉन ऐसी है जो अक्रिय गैस होने के बावजूद भी, अक्रिय गैस के बावजूद भी यह अभिक्रिया करती है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न रासायनिक पर विचार करिए। बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ट्राइक्लोरोएथिलीन। तो इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा निर्जल धुलाई रासायनिकों के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। निर्जल धुलाई मतलब क्या होगा, वाटरलेस, वाटरलेस, वाटरलेस वॉशिंग। तो वाटरलेस वॉशिंग में किसको, ड्राई क्लीनिंग बोल हो गया इसका मतलब। ड्राई क्लीन में किसका प्रयोग करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बेंजीन का ड्राई क्लीन में प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का करते हैं और ट्राइक्लोरोएथिलीन का करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसका तो करते हैं धोने वाले सोडा में, मतलब कि पानी जिसमें यूज होता है उसमें करते हैं Na2CO3 का। तो 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों को कूट बताएं। चाय तथा कॉफी का संगठक है, चाय तथा कॉफी का संगठक है। कैफीन एक मूत्रवर्धक होता है। तो बिल्कुल जो है कैफीन पीने से है वो टॉयलेट ज्यादा आता है, तो मूत्रवर्धक है। स्टेटमेंट सही है। मिद्रु पेय में साइट्रिक अम्लों का प्रयोग होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। स्कार्बिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और आप ध्यान रखिएगा, स्कार्बिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल जो है वो हानिकारक होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वो हानिकारक होता है, लेकिन स्कार्बिक जो होता है वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। हमारे पोषण में स्कार्बिक अम्ल के लिए साइट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापक है। तो स्कार्बिक अम्ल का प्रतिस्थापक नहीं है ये, साइट्रिक जो है अच्छा नहीं होता है स्टेटमेंट। तो 4 नंबर जो है वो गलत है। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि घनत्व का हम लोग पढ़े थे कि सबसे ज्यादा तो होता है ओस्मियम में होता है, इसी तरह बढ़ता जाता है। फिर सोना भी वो आया था, 3rd नंबर प्लेटिनम था, और सोना था, फिर पारा था, ऐसे था। तो आप देख लीजिए अवरोही क्रम सबसे ज्यादा कम में, तो सोना, पारा, इस्पात, ए नंबर जो, बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ईंधन गैस दे रखा है और उसके अवयव दे रखे हैं। CNG दे रखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो यह किससे मिलकर बनता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो मीथेन और इथेन से बनता है। तो ए का 3 हो जाएगा। कोयला गैस क्या है, कोयला गैस जो है बेसिकली ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब होता है। और LPG तो आप जानते हैं प्रोपेन ब्यूटेन हो गया, भाप अंगार गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्रैकिंग, प्रगलन, हाइड्रोजनीकरण, बल्कीकरण। तो बल्कीकरण तो हो गया रबड़, ठीक है।
क्रैकिंग पेट्रोल मतलब पेट्रोलियम को क्रैकिंग करके ही पेट्रोल बनाते हैं, फिर डीजल बनाते हैं और किरोसिन बनाते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजनीकरण से हो गया खाद्य वसा, जिसमें निकल और हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। और प्रगलन तांबा, कॉपर या तांबा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा जैव अवकरणीय है, मतलब कि नॉट बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, तो इसमें कौन जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो साबुन तो है, ऊन भी है क्योंकि वो प्राकृतिक है, रेशम भी प्राकृतिक है। अपमार्जक जो है यह जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 83। हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की मात्रा में जलाएंगे तो H2O बन जाएगा, यानी पानी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस, तो हम लोगों ने इससे पहले ही चर्चा कर रखा था कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कच्चा मिट्टी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है? तो ये कच्ची चीनी को आप जानते हैं कि जंतु के चारकोल से इसको चिकना बनाया जाता है और उसमें चमक लाई जाती है, तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। कोलाइड के गुण धर्म पर विचार करिए। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइडी कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। कोलाइड कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता है। तो कोलाइड जो होता है विषमांगी मिश्रण है, स्टेटमेंट सही है। कोलाइडी कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूध जो है बेसिकली यह एक कोलाइडी पायस है। यह जो है एक कोलाइडी पायस दूध। यह कण इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। यही तो टिंडल प्रभाव है, टिंडल इफेक्ट जो है यही तो है। 3 नंबर भी सही है। कोलाइडी कणों को अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा भी इसको पृथक किया जा सकता है। यह नहीं है, स्टेटमेंट जो है गलत है, पृथक इसको किया जा सकता है। तो 4 नंबर स्टेटमेंट को छोड़ करके जो है सारा सही है। तो 1 2 3 इसमें सत्य पूछा तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सही जोड़ी बताएं। चांदी, पोटेशियम, सिलिकॉन, ब्रोमीन, कार्बन देकर दे रखा है। तो चांदी एक धातु है, सही है। पोटेशियम भी एक धातु है, सही है। सिलिकॉन जो है अधातु नहीं है, यह है अर्धचालक है। और ब्रोमीन जो है अधातु है, कार्बन भी एक अधातु है। तो 3 नंबर को छोड़कर सब सही है। तो देख लीजिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 88। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है वो देख लीजिए। मोमबत्ती का जलना, पानी में नमक का घुलना, भोजन का पचना, लोहे का जंग लगना। तो ये सब तो जो है ये तो रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना ये तो होना चाहिए भौतिक परिवर्तन, और पानी में नमक का घुलना भी भौतिक परिवर्तन, ये दोनों ही होने चाहिए सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कौन कौन सा उदाहरण है? खाना पकाना बिल्कुल सही है, भोजन का पाचन भी सही है, पौधे की वृद्धि भी सही है, जल से बर्फ बनना, जल से बर्फ बनेगा, फिर अगर बर्फ को पिघलाएंगे फिर जल बन जाएगा, तो पुनः अवस्था में आ गया, तो इसलिए यह जो है केमिकल रिएक्शन नहीं है, यह जो है भौतिक रिएक्शन है। तो 1 2 3 होगा इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा तत्व ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं? तो इनमें से पारा, ब्रोमीन, गैलियम, सीजियम, ये सब जो हैं चारों ही जो हैं यह बेसिकली होते तो है आमतौर पर ये होते हैं द्रव, लेकिन विशेष स्थिति में ये ठोस बनाए जा सकते हैं, विशेष परिस्थिति में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो ठोस और द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो चारों ही होगा, पारा, ब्रोमीन, गैलियम और सीजियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में कौन सा अणु का भाग है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन। तो आप जानते हैं अणु का निर्माण कैसे होता है? 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है, 2 या 2 से अधिक। तो इसी के गुण इसमें ट्रांसफर होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि एक परमाणु में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो ये अब फोटोन जो होता है, ये तो फोटोन जो है ये तो लाइट का हिस्सा है ना, तो लाइट का हिस्सा है, तो एक ए बी सी होगा इसका आंसर। 1 2 3 कहाँ गया? ये सी नंबर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम क्या होता है 2He4। हाँ, तो नाभिक बोल रहा है ना, तो नाभिक मतलब हो गया N+P। तो N+P में कितना हो गया 2 और +2 4। तो ये होना चाहिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो सी नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मिलान करना है। नायलॉन, नायलॉन क्या है, पैराशूट बनता है नायलॉन से। टेफ्लॉन से भोजन के पात्र बनते हैं। पॉलिएस्टर से वस्त्र सामग्री बनती है। और रेयॉन जो है सेल्यूलोज होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 95। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा NaSCO3 है, का प्रयोग अग्निशामक में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है बिल्कुल। और इसका कारण क्या है, जो CO2 गैस निकलती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसको रिएक्शन के बाद यह CO2 गैस निकलती है। तो ये नंबर जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कोलाइड्स और उदाहरण दे रखे हैं इसके। तो इसका प्रकार कौन कौन सा है वो बेसिकली पूछ रहा है। ठीक है, तो एरोसोल जो होता है कोहरा को कोहरा जो है वो एरोसोल है। तो ए का ई हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बन रहा है ए का ई। फोम, अब फोम को देखते हैं। फोम जो है बेसिकली एक प्रकार का यह रबड़ का प्रकार है। तो 2 का बी हो जाएगा, 3 का डी होगा। इमल्सन जो है फेस क्रीम है। और 4 का सोल जो है वो मैग्नीशियम मिल्क है। और जेल जो है वो पनीर है। ठीक, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। उर्वरक में से तत्व जो समानतः कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहते हैं। तो द्रव रूप में कौन कौन से रहते हैं, आप इसको पूछ रहा है। तो ब्रोमीन और मरकरी हो जाएगा आंसर इसका, सिंपल सा। 2 और 3 बी नंबर में है। नेक्स्ट पे आते हैं, एंटासिड क्षारक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम फॉस्फेट और मेथनोइक अम्ल। तो इसको मैच करवाना, तो मेथनोइक अम्ल तो जानते हैं मधुमक्खी के डंक में होता है। तो 4 का बी हो गया। तो 4 का बी कौन सा दे रखा है, एक ही से हमें छट रहा है ये। और बाकी देख लेते हैं। ठीक है, तो एंटासिड क्षारक जो है HCl द्वारा उत्पन्न होता है, उदाहरण मिलता है। तो 1 का सी हो जाएगा। और 2 का 1 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से एंटासिड अम्ल की अधिकता का नियंत्रण होता है। ठीक है, और कैल्शियम फास्फोरेट से मानव दांत का इनेमल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 99। पीएच स्केल के विषय में निम्नलिखित बंधों पर विचार कीजिए बिंदु पर। इससे हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात की जाती है। इसमें 1 से 14 तक स्केल का पीएच वैल्यू होता है। 7 से कम पीएच वाले बिलियन अम्ल, इससे अधिक वाले क्षारीय अम्ल बिलियन होते हैं। तो बेसिकली जो है इससे हाइड्रोजन और आयन सांद्रता की ज्ञात की जाती है। स्टेटमेंट में पहला सही है। और इसका पीएच का वैल्यू कितना होता है, 0 से 14 होता है, ना कि 1 से 14। तो ये स्टेटमेंट जो है 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है। 7 से कम क्षार वाले अम्ल और इससे अधिक वाले क्षारीय, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 जो है वो सही है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 100 नंबर पे आते हैं, प्राकृतिक स्रोत दे रखा, उसके अम्ल दे रखा, सोर्स दे रखा। ठीक है, तो सिरका में क्या क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिटिक पाया जाता है, आप जानते हैं। संतरा में साइट्रिक, इमली में टार्टेरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक। और वैसे टमाटर में 10 अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन मेन रूप से ऑक्जेलिक पाया जाता है। दही में लैक्टिक। तो सारे ही जो है मैच वो सही है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का बी, सी का 3 का सी, 4 का डी, 5 का ई। नेक्स्ट है 101 नंबर, समान ज्ञान दे रखा और रासायनिक सूत्र दे। इस रासायनिक सूत्र मिलाना है। तो विरंजक चून जानते हैं, CaOCl2 होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा हो गया Na2CO3, सॉरी NaSCO3 होगा ना, ये जो होगा NaHCO3 हो जाएगा। वॉशिंग सोडा हो जाएगा Na2CO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा CaSO4 × ½ तो आप मिलान कर लीजिए। तो ए का बी और 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित किरण युग्म में से किसकी प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है किसकी प्रकृति है, तो इसमें जो है एक्स किरणें और गामा किरणें की जो प्रकृति होगी वो विद्युत चुंबकीय होगी। ठीक है, एक्स किरणें और गामा किरणों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रेडियो एक्टिवता मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी जो मापी जाती है गाइगर काउंटर से मापी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिस्मोग्राफी से तो भूकंप मापा जाता है, एमीटर से तो वो मापा जाता है विद्युत
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 104 नंबर। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग जाते हैं, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट क्या है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, त्यागे जाते हैं ना, तो पहला ही गलत हो गया। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता थोड़ा है, ये तो बढ़ाता है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, ये बिल्कुल सही है, जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या घटाता। तो 1 और 4 जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समान पदार्थ दे रखा है, उसकी पीएच वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो मैच करवाते हैं। मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो यह जो होता है लगभग 7.3 से 7.5। एग्जैक्ट तो क्या ही है, मतलब रेंज दे रखा है। और दूध का क्या होता है? 6.4 के आसपास। मानव लार 5.5 से 7.5, और मानव मूत्र 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। तो ए नंबर जो स्टेटमेंट देखेंगे आप, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये जो है ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बायोलॉजी से लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद, आप इसी तरह बने रहें।